हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल करके चंद दिन करीबी स्कूल में जॉब की, मगर घर बैठने की अपनी राहत होती है, इसलिए मुलाजमत छोड़ दी। उन दिनों टीवी भी शाम 5 बजे से शुरू होता था। अगर कोई मशगला ऐसे ही ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, तो दरो दीवार काट खाने को दौड़ते हैं। ऐसे लम्हात में लड़कियां बाहर की दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं और गलतियां कर बैठती हैं। मैं दरअसल लाडोपली थी। मेरी साथी लड़कियां सभी मुलाजमत कर रही थीं, मगर मैं तो माँ बाप के हाथ का छाला थी। सारा दिन किताबों में घुसी रहती और भाई, इनकी अपनी अलग दुनिया थी। अब्बू का बिजनेस खूब जमा हुआ था। वो तमाम वक्त अपने कारोबार में मसरूफ रहते थे और अम्मी को किचन के कामों से इश्क था। ऐसे में मैं क्या करती? घर में फोन था, बस इसी को मशगला बना लिया। कभी सहेलियों को फोन करती और कभी वैसे ही उल्टे सीधे रॉन्ग नंबर घुमा डालती। एक दिन फोन की घंटी बजी, मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, तभी वो बोला, कैसी हो, क्या हालचाल है? इस बेतकल्लुफी पर मैं बरहम हो गई, क्योंकि रॉन्ग नंबर पर भी मैं सिर्फ लड़कियों से बात करती थी। कोई लड़का बोलता तो फोन बंद कर दिया करती। मेरी बरहमी पर वो बोला, आप नाहक खफा हो रही हैं। मैंने अपने बड़े भाई के घर फोन किया था और आपकी आवाज मेरी भतीजी जैसी है। मैं समझा वो बात कर रही है, मुझे माफ कर दीजिए। उसने कुछ इस तरह खिजालत से बात की कि मैं शर्मिंदा हो गई। अच्छा, मैं समझी कोई ठर की किस्म का लड़का है। ठीक है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मैं फोन बंद करता हूं और आइंदा फोन न करूंगा। इसकी इस तरह कहने पर बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, ठहरिए, फोन बंद मत कीजिएगा। क्यों? क्या आपने मेरा शजरा नस्ब पूछना है? यही समझ लें, बराए मेहरबानी ये तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम नबील है और मैं टेलीफोन के महकमे में एक मामूली सा क्लर्क हूं। टेलीफोन के महकमे में? फिर तो आप काले मिलाकर भी दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? क्या आपको किसी को कॉल मिलवानी है? जी, मेरी सहेली सियालकोट में रहती है। पहले वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उनके अब्बू का तबादला हो गया तो वो वहां चली गई है। उन दिनों दूसरे शहर कॉल बुक करवानी पड़ती थी, तभी बहुत देर के बाद कॉल मिलती थी। इसने नंबर मांगा, मैंने दे दिया। उसने कहा, अरे ये तो मेरे मामू की बेटी फौजिया का नंबर है। मामू पहले यहाँ लाहौर में थे, अब सियालकोट चले गए हैं। अच्छा, मैंने पर मुसरत लहजे में कहा, फिर तो बहुत ठीक हुआ है। चलिए, आपसे ताल्लुक निकल आया। फौजिया कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब इससे बात करने में आसानी हो जाएगी। यूं मेरी बातचीत नबील से शुरू हो गई। जब मुझे फौजिया से बात करनी होती, मैं नबील को फोन करती, वो कॉल मिला दिया करता था। वो एक सुलझा हुआ नौजवान था, कभी कोई बेहुदा बात नहीं की। इसकी बातें मुतासिर कुन होती और मैं मरूब हो जाती। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना अम्मी अब्बू से उसका तारुफ करा दूं, कहीं ऐसा ना हो किसी वक्त उनको इस बात का इल्म हो जाए और वो खफा हूं। अम्मी को उसके बारे बताया और कहा कि मैं फौजी के कजन को घर बुलाना चाहती हूं, अगर आप इजाजत दें ताकि उसको देख सकूं और आप भी देख लें कि कैसा इंसान है। अम्मी ने इजाजत दे दी और मैंने उसे चाय पर बुला लिया। अम्मी के साथ उसने कुछ देर बातें की, फिर भाई आ गए। उन्होंने कोई खास नोटिस ना लिया, क्योंकि अम्मी साथ बैठकर बातें कर रही थीं। मेरा छोटा भाई दूसरे शहरों में अपने दोस्तों को फोन किया करता था। इसने सोचा कि क्यों न नबील से दोस्ती कर लूं। वो शहर से बाहर की कालें तो मिलवा देगा और देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूं माजिद की दोस्ती नबील से हो गई। अब वो माजिद से मिलने हमारे घर आता। घर के तमाम अफराद से इसकी अच्छी सलाम दुआ हो गई, क्योंकि वो एक मुहज्जब लड़का था। इसकी आदत सभी को पसंद थी। अम्मी अब्बू भी इससे मिलकर खुश होते। उन्होंने इसको बेटा बना लिया। कभी कभी माजिद उसे खाने पर भी बुला लेता था। अब हमें दूसरे शहरों की काले बुक कराने में आसानी हो गई थी। एक दिन पता चला कि फौजिया अपनी खाला से मिलने लाहौर आई हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। इत्तेफाक से दूसरे रोज मेरी सालगिरह थी, सो मैंने फौजिया को मदऊ कर लिया। उधर नबील को भी भाई ने बुला लिया था। जब पार्टी में फौजिया की मुलाकात नबील से हुई तो वो अपने फूफीजाद को देखकर बहुत खुशी हुई और बोली, ज़ोया, वाकई तुम्हारा इंतखाब बहुत अच्छा है। मेरा कजन नेक और बहुत शरीफ लड़का है। नबील ने मुझे किताबों का बहुत अच्छा तोहफा दिया था। इसके तोहफे को सभी ने सराहा। तकरीब के बाद वो फौजिया के साथ चला गया। 1 साल और गुजर गया। जिस दिन मेरी इसके साथ फोन पर बात ना होती, तब मेरा दिन बहुत बुरा गुजरता था। लगता था कि मैं उसके बगैर अधूरी हूं। रफ्ता रफ्ता बेकुल्ली बढ़ती गई।
रात को नींद न आती और दिन का चैन भी खो जाता। अब मैं खुद से डरने लगी। फोन की घंटी बजती तो इंतजार की अजियत खत्म हो जाती, मगर दिल न जाने खौफ से धड़कने लगता। नबील का भी हाल मेरे जैसा ही था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। दुनिया के सारे खदशे कदमों में पामाल करके, सारे बंधन तोड़कर हम मिलने लगे। मैं किसी बहाने घर से जाती, फिर हम किसी पार्क या नजदीकी रेस्टोरेंट में मिल बैठते। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि सारा के घर जा रही हूं, उसकी सालगिरह है। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो वो मुझे घर ड्रॉप कर देगी। अम्मी अब्बू को मुझ पर एतमाद था और भाई उनकी वजह से कुछ नहीं बोलते थे। तभी मुझको किसी ने न रोका। दरअसल मैं नबील से एक पार्क में मिलने गई थी। वहां रश न था। हम बेफिक्री से बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। हमें खबर न थी कि आज की मुलाकात हमारी शामत का मौजिब बनेगी। इत्तेफाक कि मेरा भाई अपने दोस्तों के हमरा वहां आ गया और उसने मुझे नबील के साथ देख लिया। वहां तो कुछ न कहा कि दोस्त साथ था, मगर जल्दी घर जाकर अम्मी से पूछा कि जोया कहाँ है। वो अपनी सहेली की सालगिरह में गई है। भाई खामोश हो गया और मेरी वापसी का इंतजार करने लगा। जो नहीं मैं घर आई, अम्मी ने बताया कि तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है। वो जब से आया है बरामदे में टहल रहा है। तुम कहाँ थी? इतने में भाई आ गया और पूछा, जोया सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी? भाई मैं सहेली की सालगिरह में थी। उसने कहा, तो पार्क में नबील के साथ क्या तुम्हारा भूत बैठा था? ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके बाद मैं कुछ न बोल सकी और रोने लगी। अम्मी मुझे अपने कमरे में ले गईं और कहा, सच बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुमने मुझसे कुछ न छुपाया और सच बात कही तो बाद के हालात की तुम खुद जिम्मेदार होगी। मैंने सोचा, एक दिन बताना तो है, क्यों न अभी बता दूं। तब उनको बताया कि मैं नबील से मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अम्मी हैरत से मेरा मुंह तकने लगी और बोले, तुम होश में तो हो? क्या तुम्हें जिंदगी का साथी चुनने को ये मुफलिस मिला, जबकि तुम्हारी मंगनी एक आलीज खानदान में हो चुकी है? क्या तुमको अपने मुस्तकबिल और हमारी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है? अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो वो तुम्हारा और नबील का क्या हाल करेंगे? अम्मी देर तक मुझे समझाती रहीं, मगर मेरी अक्ल के दरवाजे बंद हो चुके थे। मैं बस रोए जा रही थी और उनकी कोई बात नहीं समझ पा रही थी। जब वो सो गईं, मैंने नबील को फोन किया और तमाम अहवाल कह सुनाया। वो कहने लगा, अब जुदाई हम ना सह सकेंगे। मेरा तो अपनी कजन से निकाह भी हो चुका है, मगर मैंने रिश्ता तुम्हारी खातिर ठुकरा दिया है और मेरे घर वालों को ये इल्म है कि मैं तुमको जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं जब किसी सूरत न मानी तो अम्मी ने तंग आकर अब्बू को बता दिया कि तुम्हारी बेटी अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, और वो भी क्लर्क है। ये सुनकर वालिद आग बगुला हो गए। तब अम्मी ने समझाया कि हौसला से काम लो, ये बेटी का मामला है, ऐसे गुस्सा मत करो, इस तरह तो हालात और खराब हो जाएंगे, तुम उसे प्यारे समझाओ। अब्बू ने मुझे बहुत समझाया, बेटी वो लोग ना हम जुबान है और ना हमारी उनकी तहजीब मिलती है। हमने जहां तुम्हारा रिश्ता किया है वहां तुम ज्यादा सुखी रहोगी। मैंने बहुत सोच समझकर रिश्ता किया है। मैं मगर कहाँ प्यार से समझने वाली थी। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं मोहब्बत के कांटों भरे रास्ते पर चलना चाहती थी। अब्बू ने कहा, बेटी नबील एक गरीब आदमी है, वो तुम्हारी जरूरियात पूरी न कर सकेगा। लेकिन मुझे तो रोने धोने से काम था और एक ही जवाब था कि नबील से शादी करूंगी, वरना कभी शादी ही नहीं करूंगी। मेरी हालत देखकर वालिदैन का दिल बैठ गया। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये तो नहीं समझेगी, अब नबील ही से बात करते हैं। मेरे वालिदैन ने नबील को फोन करके घर बुला लिया और कहा, बेटे हमने तुमको हमेशा इज्जत दी, तुम पर एतबार किया है और अपना बेटा समझा, सिर्फ इसलिए कि हम तुमको एक शरीफ लड़का समझते थे, लेकिन आपने हमारी सादगी का गलत मतलब लिया। अब भी वक्त है, कदम पीछे हटा लो और हमारे भरोसे की लाज रखते हुए हमारी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के रास्ते से हट जाओ। वो गुमसम बैठा था। जब उन्होंने देखा ये तो पत्थर के बुत की तरह बैठा है और कोई बात सुन और समझ नहीं रहा, तो मेरी माँ ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, तुमको खुदा का वास्ता, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम हमारी बेटी के रास्ते से हट जाओ, वरना हम पर जाने कितनी तबाही आ जाएगी। जिस कदर रुपया पैसे तुमको चाहिए ले लो, मगर हमारी इज्जत का सवाल है। जोया की मंगनी हो चुकी है। मेरे वालिदैन की इल्तिजा ने नबील के दिल पर असर किया और उसने कहा कि मैं इतना खुद अर्ज नहीं कि इस उम्र में आप लोगों को रुलाकर आपकी बेटी से शादी करूं। आपने वाकई मुझ पर भरोसा किया
और फी जमाना, ये बड़ी बात है। अगर आप लोग शरीफ हैं तो मैं भी शरीफ खानदान से हूँ, अबू ने कहा। बेशक बेटे, तुम सही कह रहे हो। हमारी मजबूरी ये है कि हमने जोया का रिश्ता कर दिया है। अगर ऐसा न हुआ हो तो जरूर हम तुम्हारे रिश्ते पर गौर करते। अगर तुम्हें हमारा दामाद बनने की चाह है तो हमारी छोटी लड़की फिल्ज उसे शादी करा देते हैं, क्योंकि अभी उसका कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ है। मैं फिल्जा को अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और मैं इतना बेगैरत नहीं कि आपकी दूसरी बेटी से रिश्ता करूं जिसको एक भाई की नजर से देखा है। मुझे आपका रुपये पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी इज्जत का ख्याल है। आप जोया की शादी का बंदोबस्त करें जहां आप चाहते हैं, मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। जब वो जा रहा था, मेरे वालिद ने उसे एक लफाफा दिया कि उसे घर जाकर खोलना। इसमें 1 लाख रुपए का चेक था और इस वक्त ये बड़ी रकम हुआ करती थी। जब उसने घर जाकर लिफाफा खोला, उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने गुस्सा जब्त कर लिया और चेक रख लिया। अगले दिन मुझे फोन किया कि मैं तुमसे शादी करने से मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अपनी मनकूहा को नहीं छोड़ सकता, वरना मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा। ये वटेस्टे का रिश्ता है और मैं एक गरीब आदमी हूँ। हम बहन के बच्चों के लिए मुकदमाबाजी भी नहीं कर सकते। हम अपनी मुफलिसी में इज्जत का भरम कायम रखते हैं। तुमको मैं कोई सुख भी नहीं दे सकता। तुम हमेशा से अमीराना माहौल में पहली बढ़ी हो, गुर्बत के दुख नहीं जानती। तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकोगी। इस सारे मामले का मेरे छोटे भाई माजिद को कोई इल्म नहीं था। इसे मेरे घर वालों ने कुछ न बताया, क्योंकि वो नबील का दोस्त था। वालिदैन ने मेरी शादी की तारीख रख दी थी। मुझे बेवफा नबील की तरफ से तो जवाब मिल चुका था। अब वालिदैन को भी नाराज कर देती तो किधर जाती। तकदीर का फैसला जानकर माँ बाप की बात मान ली। शादी के कार्ड छुप गए तो माजिद ने एक कार्ड नबील को भी दिया और ताकीद की कि मेरी बहन की शादी में जरूर आना। वो माजिद के इसरार पर फौजिया के साथ मेरी शादी में आया और मुझे अच्छी किताबों का गिफ्ट और साथ एक लफाफा दिया और मुबारकबाद कहकर चला गया। मुझे रोना आ रहा था, मगर मैंने आंसू जब्त के और लिफाफ अपनी बहन को दे दिया। शादी हो गई और मैं अपने दूल्हा के घर आ गई। ये सोचकर ससुराल के आंगन में कदम रखा कि अब मैं अपने शौहर के घर को ही अपना घर समझूंगी और उनकी खिदमतो इताअत करूंगी। मगर जब मेरे दूल्हा अयान कमरे में आए तो उनका रवैया रूखा था। इन्होंने ये कहकर मुझे चौंका दिया कि बराहे मेहरबानी अपना घूंघट उठाकर खुद मुझे चेहरा दिखा दो। हमारी करीबी रिश्तेदारी है, 100 बार तुमको देख चुका हूं। अब ये घूंघट का ड्रामा क्या खेलना है। मुझको यूं लगा जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का दे दिया हो। मैं बेख्तियार रोने लगी तो बोले, तुमसे शादी करके बर्बाद तो मेरी दुनिया हो गई। तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो इस तरह रो रही हो? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। आपकी दुनिया मैंने कैसे बर्बाद कर दी? रोते रोते मैं बोल पड़ी, तुमने नहीं, मेरे वालिदैन ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करके मुझे बर्बाद किया, जबकि मैं इनकार करता रहा। मगर तुम अब्बा के कजन की बेटी और फिर बरसों पहले हुई मंगनी, इनको तो अपने कहे की फिक्र पड़ी थी। मेरी कब उनको फिक्र थी? तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर न तुम्हारा है और न मेरा। हमारे बुजुर्गों का सही, मगर मेरी खुशियों की दुनिया तो कट गई है। अब जबकि मैं तुम्हें मोहब्बत दे नहीं सकता और जिससे मोहब्बत है वो सदमे से खुदकुशी की कोशिश में अस्पताल में पड़ी है, तो बताओ मैं सुहाग रात कैसे मना सकता हूँ? मुझे तो ये फिक्र मारे डाल रही है कि पता नहीं वो जिंदा बच पाई भी है या नहीं। एक जान का खून तो मेरी वजह से होगा, तो क्या मुझे सुकून मिल पाएगा? ये कहते कहते अयान की आंखें भर आईं। अब हम उम्र भर एक छत तले सक कर जिंदगी बसर करेंगे। शादी से भाग जाता तो माँ गोलियां खाकर मरने की धमकियां दे रही थी। काश तुमको शादी के लिए कोई दूसरा मिल जाता तो मैं इस कैद से आजाद हो जाता। शादी की पहली रात मेरे टूटे हुए दिल ने अपने दुल्हा के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुने तो और ज्यादा टूट फूट गई। मैंने सोचा कि पहले तो मुझसे मेरी चाहत छीनी गई और फिर शौहर ऐसा मिला जो किसी और से चाहत रखता है। मैंने नजरें उठाकर देखा तो कौंप गई। इन्होंने अलमारी से शराब की बोतल निकाली और गिलास में डालकर घूंट घूंट हलक से उतार रहे थे। जरा देर बाद वो लड़खड़ाते हुए मेरी जानिब आए और पलंग पर बैठने की सही में लढ़क कर नीचे गिर गए। मैं घबरा कर उठी, उनको सहारा देकर उठाया और बेड पर लिटा दिया। चंद लम्हों में ही वो सिद्ध बुद्ध खोकर नींद की आगोश में चले गए। इनको खबर ना रही कि वो रात मैंने किस तरह रोते और सिसकते गुजारी है। वालिदैन और ससुर सास की इज्जत का ख्याल करते हुए मैंने ये बात किसी पर आश्कार न की और इज़्दवाजी जिंदगी को खुशी से गुजारने की कोशिश की।
मगर एक दिन जब मेरी बहन ने नबील का दिया हो अल्फाफा मुझे दिया तो मैं हैरान रह गई। इसमें 1 लाख का चेक था जो उसने मुझे वापस किया था। ये वही चेक था जो मेरे अब्बू ने उसे दिया था। साथ खत लिखा था, मैं गरीब सही मगर लालची नहीं हूँ, लिहाजा ये चेक वापस कर रहा हूँ। तुम्हारे वालिद को भिजवाता तो गुस्ताखी होगी। तुम उसको शादी का तोहफा समझकर रख लेना और मुनासिब न समझो तो अपने वालिद को ही तुम वापस कर देना। तुम्हारे वालिदैन की खुशी की खातिर तुम्हारे रास्ते से हट रहा हूँ। मेरी दुआ है कि तुम सदा खुश रहो। ये खत पढ़कर बहुत रोई और अपनी वालदा से न सिर्फ अपने दूल्हा का तमाम अहवाल कह दिया बल्कि उनसे गिला किया कि उन्होंने बचपन की मंगनी को बचाने की खातिर मेरी खुशियां छीन लें और मुझे ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। वजह यह थी कि अयान जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो गरीब खानदान से थी और मैं जिससे मोहब्बत करती थी वो भी गरीब घर का चश्मो चराग था। यूं 2 अमीर खानदानों ने 2 गरीब खानदानों को ठुकराया। हकायक मालूम होने पर मेरे वालिदैन को भी दुख हुआ मगर अब देर हो चुकी थी। अम्मी अब्बू ने मान लिया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि मैं एक खुशहाल घर की बहू बनूं और सिखी रहूं। मैंने कहा, अम्मी सिख तो नसीब वालों को मिलते हैं, इसका दौलत से कम ताल्लुक होता है। नबील गरीब सही मगर मुझे यकीन था कि वो मुझे बहुत सुख दे सकता था। मैंने इन हालात में भी शादी के मुकद्दस बंधन को निभाने की कोशिश की मगर अयान ने मुझे दिल से बीवी कबूल न किया था। आखिरकार शादी के 4 साल बाद जो नहीं मेरे ससुर फौत हुए उसने अपनी आरजू पूरी की और अपनी पसंद की लड़की से दूसरी शादी करके मुझसे ला ताल्लुक हो गया। यूं मेरी जिंदगी मुफ्त में तबाह हो गई। मेरी शादी के बाद नबील ने दूसरे शहर तबादला करवा लिया था। मैंने उसका पता मालूम करने के लिए फूजिया से राब्ता किया तो उसने कहा कि उसे नबील का पता नहीं मालूम। इसने शहर का नाम तक न बताया। शायद उसे नबील ने ही मना किया था कि उसकी वजह से मेरी इज़्दवाजी जिंदगी मुतासिर हो, तभी उसने फिर कभी मुड़कर ना देखा। इसने जो वादा मेरे वालिदैन से किया उसको पूरा किया। उसे क्या खबर कि मैं तो बसने से पहले ही उजड़ गई थी। अयान की दूसरी शादी के बाद कुछ अरसा में सास के साथ रहती रही और एक रोज तन्हाई से तंग आकर अपने मेके आ गई और अब माजी की यादों को सीने से लगाए जी रही हूं कि शायद कभी वो मुड़कर देखे और लौट आए।